मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद आलीशान महल, ताजमहल, एक स्वर्णिम युग, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिए से इसे देखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि मुगल शासन दरअसल एक बाहरी ताकत थी जिसका उन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं था जिन पर वो राज कर रहे थे। तो हम शुरुआत करेंगे उनकी पहचान के सवाल से। फिर हम मुगल दरबार के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि वो कितना बाहरी था। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा किस तरफ बह रहा था और शासकों और आम जनता के बीच कितनी बड़ी खाई थी। और आखिर में हम इस पूरे सिस्टम पर एक आर्थिक नज़र डालेंगे। तो चलिए, इस गोल्डन एज या स्वर्णिम युग की जो धारणा है उसे थोड़ा खंगालते हैं। सबसे पहले पहचान का ही सवाल उठाते हैं। चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। फ्रांसवा बर्नियर, जो मुगल दरबार में एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे। उन्होंने जो लिखा वो सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जालिम हुकूमत थी जो किसानों और कारीगरों से उनकी ज़रूरी चीज़ें तक छीन लेती थी और उन्हें दुख और थकान से मरने के लिए छोड़ देती थी। ये एक लाइन ही उस तनाव को बयां कर देती है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, क्या मुगल साम्राज्य अपनी सारी शानो शौकत के बावजूद असल में एक बाहरी ताकत की तरह काम कर रहा था? एक ऐसी ताकत जो अपनी प्रजा से पूरी तरह कटी हुई थी? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए अब दरबार की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहां का माहौल कैसा था। इस हिस्से में हम स्रोत के उन दावों को देखेंगे जो दरबार के गैर भारतीय होने के बारे में है। मतलब उसकी जड़ें कहाँ थीं, भाषा क्या थी और उनकी वफादारी किसके प्रति थी। जरा दरबार की बनावट पर गौर कीजिए। स्रोत बताते हैं कि मुगल असल में मंगोल नहीं बल्कि मध्य एशिया के तुर्क थे। दरबार की भाषा की फारसी और हरम में तुर्की बोली जाती थी। मतलब उनका पूरा सांस्कृतिक झुकाव भारत की तरफ नहीं बल्कि मध्य एशिया, फारस और अरब की तरफ बना रहा। और ये भावना कितनी गहरी थी, इसका अंदाज़ा एक बड़े मुगल कमांडर ख्वाजा कलां की इस बात से लगाइए। जब वो वापस अपनी मातृभूमि जा रहे थे तो उन्होंने लिखा, अगर मैं सिंध नदी सही सलामत पार कर गया तो हिंद की ख्वाहिश करने से पहले अपना मुंह काला कर लूंगा। सोचिए, ये भारत के बारे में उनकी सोच को कितना साफ दिखाता है। और ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं थी। स्रोत के मुताबिक मुगल अमीरों में भी एक तरह का भेदभाव था। जो लोग मध्य एशिया से नए नए आते थे उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। वहीं जिनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी भारत में पैदा हुई उन्हें बहुत कम सम्मान मिलता था। अब बात करते हैं पैसे की। ये बहुत अहम मुद्दा है। स्रोत का एक मुख्य तर्क ये है कि भारत की दौलत सिर्फ एक ही दिशा में जा रही थी, बाहर। और ये सिलसिला तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ ही शुरू हो गया था। देखिए, जब उसने आगरा का शाही खजाना कब्जे में लिया तो उसने सोने, चांदी और गुलामों के इतने तोहफे मध्य एशिया और अरब भेजे कि खजाना लगभग खाली ही हो गया। इसी वजह से उसका नाम कलंदर पड़ गया, मतलब एक ऐसा फकीर जिसे दुनिया की दौलत से कोई मतलब ना हो। इस पैसे के बाहर जाने का पैमाना देखिए। मिसाल के तौर पर 1576 में दरबार ने सिर्फ एक सरकारी हज कारवां के लिए 6 लाख रुपए दान कर दिए। अब जरा इस रकम को उस जमाने के हिसाब से देखिए, 6 लाख रुपए। और उसी साल एक रथ चलाने वाले की महीने की तनख्वाह कितनी थी? महज 3.5 रुपए। ये फासला तो सच में होश उड़ा देने वाला है। ये सिलसिला औरंगजेब के दौर में भी चलता रहा। 1661 से 1667 के बीच उसने ईरान, बुखारा जैसी जगहों के शासकों को तोहफे भेजे जिन पर करीब 30 लाख रुपए खर्च हुए, और बदले में जो तोहफे मिले वो बेहद मामूली थे। स्रोत तो ये तक कहता है कि ये असल में भीख मांगने वाले मिशन जैसे थे। और तो और, जब साम्राज्य कमजोर हो रहा था तब भी ये आदत नहीं बदली। 1780 के दशक में मुगल सल्तनत ने इराक में हिंदिया नहर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए दिए, जबकि स्रोत कहता है कि उस दौरान भारत में कोई बड़ी नहर नहीं बनाई गई। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? और यही हमें शासकों की अय्याशी और आम लोगों की बदहाली के बीच का एक कड़वा सच देखने को मिलता है। शाहजहां के दौर को ही ले लीजिए। 1628 में एक त्योहार पर उसने अपनी बेगम मुमताज महल को सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए का तोहफा दिया। 50 लाख। अब इसकी तुलना कीजिए इससे। ठीक 2 साल बाद 1630-32 में एक भयानक अकाल पड़ा,
जिसमें 74 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। उस अकाल में राहत के लिए शाहजहां ने कुल कितनी रकम बांटी? सिर्फ 1 लाख रुपए। जरा इस फर्क को देखिए। 1628 में सिर्फ 2 महीने में इनाम और पेंशन पर 1.6 करोड़ रुपए खर्च हुए, और जब लाखों लोग अकाल से मर रहे थे तो राहत के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए। ये साफ दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या थीं। और इस शाही शानो शौकत का बोझ कौन उठा रहा था? किसान। स्रोत के मुताबिक पहले के हिंदू शासकों के समय टैक्स की दर लगभग 16% थी। मुगलों के राज में ये बढ़कर 30 से 50% तक हो गई। फ्रांसवा बर्नियर ने इन नीतियों का असर अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा कि बहुत से किसान इस जालिम हुकूमत से तंग आकर देश ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पर उन्हें कम जुल्म सहना पड़ता है और थोड़ी ज्यादा सहूलियत मिल जाती है। तो इस सब का आर्थिक नतीजा क्या निकला? चलिए स्रोत के अंतिम विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए। ये बताती है कि दौलत चंद हाथों में सिमटी हुई थी। स्रोत के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 655 लोग, यानी शहजादे, अमीर और बड़े अफसर, साम्राज्य की कुल आमदनी का करीब 62% हिस्सा कंट्रोल करते थे। सोचिए, सिर्फ 655 लोग। अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन, जिनका जिक्र स्रोत में है, इस सिस्टम को परजीवी राज्य यानी पैरासिटिक स्टेट कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा एलीट तबका जो कुछ पैदा नहीं करता, बस दौलत जमा करता रहता है, उसे दोबारा अर्थव्यवस्था में लगाने की बजाय। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस स्रोत में जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आधार पर क्या मुगल राज्य को एक विदेशी और शोषक व्यवस्था के तौर पर देखना उसके स्वर्णिम युग वाली पारंपरिक छवि को चुनौती नहीं देता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।